हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में दी गई कविता तो, जिसे लिखा है कवि वीरेंद्र डंगवाल जी ने। कविता की शुरुआत करने से पूर्व चलिए देखते हैं कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का परिचय। कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। उनकी रुचि कविताओं व कहानियों में दोनों में भी थी। जैसे आप लोगों को भी किसी को कविताएं अच्छी लगती हैं, किसी को कहानियां अच्छी लगती हैं। कुछ लोग तो अपने से कविताएं लिखते भी हैं और कहानियां भी लिखते हैं। उसी प्रकार कवि वीरेंद्र डंगवाल जी को कविता के साथ साथ साहित्य विधा में भी, कहानी विधा में भी रुचि थी। इनका पहला कविता संग्रह 43 वर्ष की उम्र में आया और अब तक इनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक है इसी दुनिया में एवं दूसरा है दुष्ट चक्र में सृष्टा, प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके दूसरे कविता संकलन अर्थात दुष्ट चक्र में सृष्टा, इस कविता पुस्तक के लिए उन्हें 2004 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया है। हिंदी साहित्य में लेखन कार्य करने वाले अनगिनत कवियों और रचनाकारों को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कृत करती है। तो इस साहित्य अकादमी की तरफ से 2004 को कवि वीरेंद्र डंगवाल जी को भी सम्मानित किया गया। उनकी कविताएं बांग्ला, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाओं में अनुवाद की गई है। आप सभी जानते हैं कि अनुवाद भी एक साहित्य की विधा के अंतर्गत उभर कर आया है, जिसके कारण हम विविध भाषाओं में लिखे गए साहित्य को हम आसानी से समझ सकते हैं उस अनुवादित रचनाओं को पढ़ने के कारण। तो जाहिर सी बात है कि कवि वीरेंद्र डंगवाल जी की इतनी सारी कविताओं का जब अनुवाद हुआ है विभिन्न भाषाओं में, तो सभी अन्य भाषाओं के व्यक्ति भी इनके कविताओं का आस्वाद ले सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे देश की कुछ प्राचीन विरासत, जहां आप देख सकते हैं कि इसमें ताजमहल है, लाल किला है, मीनाक्षी मंदिर है, अजंता की सुंदर मूर्तियां शिल्पकला का एक नमूना है, सांची का स्तूप है, यहाँ कुतुब मीनार है, जयपुर का हवा महल है। ये सारी चीजें हमारे देश की प्राचीन विरासत है। विरासत किसे कहेंगे कि विरासत अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आई हुई यह धरोहर है, जिसको हमारे देश ने बड़े ही संभाल कर रखा है, तो जहर से संभाल कर रखा है, ताकि सदियों तक सभी आने वाली पीढ़ियां इन सभी विरासतों को देख सके और साथ ही साथ जान सके हमारे देश की कला, संस्कृति और इतिहास को। इसलिए इन सारी विरासत में मिली चीजों को बहुत अच्छे तरीके से संभालना हम सबका कर्तव्य है। कविता की शुरुआत करने से पूर्व हम जानेंगे इस कविता का पाठ प्रवेश, जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पाठ प्रवेश में बताया गया है कि प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती हैं। किस्म यानी प्रकार। जहां पर इन 2 शब्दों को हमें देखना है, प्रतीक और धरोहर। तो प्रतीक किसे कहेंगे? प्रतीक अर्थात निशानी, कोई चिन्ह। जैसे कि हमारे यहाँ पर कई सारे हमारी विरासत में हमें जो मिली हुई जो इमारतें हैं, कोई शिल्पकलाएं की नमूने हैं, वो हमें क्या है? प्रतीक है। जैसे अगर हम ताजमहल देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ताजमहल ये शाहजहां और मुमताज के प्रेम की निशानी है, एक प्रतीक के रूप में आता है। तो इसी तरह अगर हम जालियनवाला बाग को देखते हैं तो वहां पर एक हमें जाने के बाद समझ में आता है कि किस तरीके से हमारे अनगिनत भारतीय लोगों को ब्रिटिशों के द्वारा जनरल डायर के गोलीबारी के कारण उनको वहां पर मारा गया था। तो वो किस बात का प्रतीक बन गया? एक दुखद घटना का प्रतीक बन गया। तो प्रतीक अर्थात किसी बात की याद में बनाई गई कोई निशानी या कोई इमारत। तो धरोहर हम किसे कहेंगे? तो धरोहर अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुपुर्द की गई कुछ वस्तुएं या कोई संस्कार, कोई मूल्य, इसे हम कहेंगे धरोहर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संभाला जाता है। जैसे अगर
आज मेरे पास कोई पुश्तैनी मकान है तो जाहिर सी बात है कि वो पुश्तैनी मकान मुझे मेरे पिताजी की तरफ से मिला, उनको उनके पिताजी की तरफ से मिला। तो ये क्या है, ये हमारे घर की एक धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सपूत कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे देश में कई सारे प्रतीक और कई सारे धरोहर हैं जिन्हें हम आने वाली पीढ़ी को संभाल कर रखना है। इस कविता में भी दो चिन्ह और दो प्रतीकों के बारे में बताया गया है। हमें अपने देश और समाज की इन प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हो गई है, कब क्या गलती हो गई है। तो इन्हें देखने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमें भविष्य में इस तरह की कोई गलतियां हमें दोहरानी नहीं है। साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आता है कि उन गलतियों के कारण हमारी कई पीढ़ियों को किस अत्याचार का सामना करना पड़ा जो आने वाली पीढ़ी को नहीं करना है, ये भी हमें देखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो लोगो है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ईस्वी 1600 में भारत आई थी, जो एक व्यापारी कंपनी थी और उसका इरादा था भारत में अपने व्यापार को प्रसारित करना। देखिए प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो निशानियों के बारे में बताया गया है। एक है कंपनी बाग और दूसरी है तो। कंपनी बाग अर्थात वो बाग बगीचे जो ब्रिटिशों के द्वारा हमारे भारत में बनाए गए, उन्हें हम कंपनी बाग कहते हैं। तो ये कंपनी बाग और उसके साथ साथ एक तोप का चित्रण इस कविता में हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जब हम इस तोप को देखते हैं तो हमें याद आता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से भारत में आई और भारत ने भी उसका स्वागत किया कि चलो कोई बाहरी कंपनी आई है और व्यापार करना चाहती है और अतिथि देवो भव इस संकल्पना के अंतर्गत हमने उन्हें यहाँ पर अनुमति तो दे दी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अपना कब्जा किया और यहाँ की सारी सत्ता की बागडोर खुद के हाथ में लेना शुरू किया और वो हमारी शासक बन गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के विभिन्न राज्यों को हथियाने की कोशिशें शुरू की। जब तक भारतीय राजाओं को उनकी इस कूटनीति का पता चलता तब तक काफी समय हो चुका था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पांव जमा चुकी थी। फिर भी यहाँ के कुछ निडर साहसी राजाओं ने और भारतीय वीरों ने उनके विरुद्ध आवाज उठाई। उन जाबाज वीरों को मारने के लिए अंग्रेजों ने कई तोपें तैयार की और जिसका उपयोग कर उन्होंने उन जाबाज वीरों को मौत के घाट उतार दिया। तो और वो कहलाया 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो देखा आपने कि किस तरीके से तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर जैसे अनगिनत वीरों ने, जिनमें मंगल पांडे जी का भी नाम आता है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ इस उठाव में उनके विरुद्ध आवाज उठाई, परंतु हमारे पास हथियारों की कमी न होने के कारण क्या हुआ कि हम इस युद्ध में हार गए। परंतु इससे इस उठाव यहाँ पर ही खत्म नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि आने वाले कुछ सालों में हमारे पूर्वजों ने इस ब्रिटिश सत्ता को देश से उखाड़ फेंका और 1947 को हम आजाद हो गए। परंतु इन दिनों की कुछ अच्छी बुरी यादों की निशानियां आज भी हमारे देश में मौजूद है, क्योंकि कुछ 150 सालों से भी अधिक समय ब्रिटिशों ने भारत में बिताया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ रहते रहते उन्होंने कुछ अच्छी चीजें की, कुछ बुरी बातें भी यहाँ पर हुई और उसकी कुछ निशानियां भी वह यहीं पर छोड़ के चले गए। अब अच्छी हो या बुरी, हमने उन निशानियों को संभाल कर रखा है क्योंकि वो हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, विरासत का एक हिस्सा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चल सके कि पिछले सदियों तक हमारे देश में क्या क्या हुआ, किन किन वीरों ने इस देश की स्वतंत्रता को दिलाने के लिए अपने प्राणों के बलिदान किए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें क्या क्या बातें समझ में रखनी है कि इन विरासतों में मिली हुई इन सारी
बातों को देखने के बाद। तो सबसे पहला है, कठिन संघर्षों से मिली इस स्वतंत्रता को हमें संभालना है। यह हम सबका कर्तव्य है कि इतने सारे हजारों की संख्या में वीरों ने बलिदान देकर हमें इस परतंत्रता से मुक्ति दिलाई है। तो इस कठिन संघर्ष से मिली इस स्वतंत्रता को हमें संभालना है और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि फिर कोई ऐसी कंपनी यहाँ पर पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो। और दूसरी बात हमें यह समझना है कि तो इस कविता के माध्यम से हमें यही समझना है कि हमें जीवन में कभी घमंड और अभिमान नहीं करना है। जब हम कविता पढ़ेंगे तो उसमें से हम इसी बात को सीखेंगे कि जीवन में कभी घमंड और अभिमान नहीं करना है, क्योंकि वह कभी टिकता नहीं है, कभी न कभी वह टूट जाता है, जिसका उदाहरण तोहफे और आज वह निस्तेज पड़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कविता का अगला हिस्सा हम अगले